Hi everyone, welcome to Learning Impact. In today's lecture, we will study about scope of sociology, definition of scope of sociology by different sociologists, classification of scope of sociology in the field of knowledge, in the field of different professions, importance of sociology, and at the end we will draw conclusions. So let's start. सोशियोलॉजी क्या है, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं. सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोशल रिलेशनशिप. सोशल रिलेशनशिप क्या होता है? इट इज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी. ये डेफिनेशन दी थी मैकलेवर एंड सॉरकिन ने सोशियोलॉजी की. एंड जो डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी बाय डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट है, ये हम इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं. फिर उसके बाद क्या है डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट. हम जनरली कहते हैं कि दोज हु स्टडी सोशियोलॉजी तो वो सोशियोलॉजिस्ट होता है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट की एक प्रॉपर डेफिनेशन पीटर एल बर्गर ने अपनी बुक इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी में दी. इसने कहा दैट समवन कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी इन अ डिसिप्लिन वे, तो वो क्या होता है? सोशियोलॉजिस्ट होता है. डिसिप्लिन वे से उसका मतलब क्या था? मतलब ऑर्गेनाइज वे, एक साइंटिफिक वे, सिस्टमैटिक वे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो, ठीक है, उसको सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं. ब्रीफ इंट्रो देख ले सोशियोलॉजी का. सोशियोलॉजी अटेम्प्ट टू स्टडी सोसाइटी साइंटिफिकली स्टडी करता है सोसाइटी को. ई सोशल साइंस हैज इट्स ऑन फोकस एंड सोशियोलॉजी फोकस इज अपॉन द ग्रुप लाइफ ऑफ द ह्यूमन रेस एंड सोशल प्रोडक्ट्स ऑफ द ग्रुप लाइफ. बाकी जो सोशल साइंसेस होते हैं उसका अपना एक पर्टिकुलर फोकस होता है सोसाइटी में. जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है तो उसका फोकस क्या है? पॉलिटिकल स्टेट है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है. लेकिन सोशियोलॉजी क्या है? वो सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करती है. दैट्स वाई जो सोशियोलॉजी का फोकस है वो बड़ा है. तो उसको हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी डील्स विद द सोसाइटी एज अ होल, और वी कैन से दैट इट डील्स विद द ग्रुप लाइफ. सोशियोलॉजी लाइक ऑल साइंसेस कैन बी आदर प्योर अप्लाई. प्योर सोशियोलॉजी भी है, अप्लाई भी है. प्योर सोशियोलॉजी क्या होती है? विच बेस्ड ऑन सीकिंग नॉलेज, एंड अप्लाई सोशियोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज. Sociology is known as the mother of social sciences because all other social sciences focus on particular area while sociology studies society as a whole. सोशियोलॉजी का इसी वजह से इसको मदर ऑफ सोशल साइंसेस भी कहते हैं, क्योंकि जो बाकी सोशल साइंसेस है वो सोसाइटी में खास एस्पेक्ट को स्टडी करता है, जबकि सोशियोलॉजी क्या करता है? सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करता है. और इसी वजह से सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो बाकी सोशल साइंसेस के मुकाबले में वाइड है. इंट्रोडक्शन टू स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. स्कोप किसे कहते हैं? स्कोप मीन्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड, एक्सटेंड और स्टडी स्फीयर ऑफ दैट फील्ड. कि एक सोशियोलॉजी, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी है, एक फील्ड है, तो इसका स्कोप क्या है? मीन्स कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चीज़ को स्टडी करता है. स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को हम एक ग्राफ के जरिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्यों स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो वाइड है एज कम्पेयर टू अदर सोशल साइंसेज. सोसाइटी है विच इज़ द वेब ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस. इसमें बहुत सी इंस्टीट्यूशन आते हैं जिसमें मैंने 4 मेंशन किए हैं: फैमिली इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. तो हर एक इंस्टीट्यूशन को जो डिफरेंट सोशल साइंसेज है वो इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, लेकिन इन केस सोशियोलॉजी वो इन तमाम को एज अ होल स्टडी करता है इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी, क्योंकि ये सारे जो है दे अफेक्ट आवर लाइफ, दे अफेक्ट लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इन वन वे और अनदर. सो सोशियोलॉजिस्ट सीक नॉलेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी टू विच मैन लाइफ इज कंसर्न. सो वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ सोशल साइंसेज. सो इट हैज़ अ वाइड स्कोप, क्योंकि बाकी जो सोशल साइंसेज है जो कि एक एक एस्पेक्ट की सोसाइटी के एक एक एस्पेक्ट को लेता है, सोशियोलॉजी क्या करता है? पूरे एस्पेक्ट्स को एज अ होल इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी स्टडी करता है. How different sociologists define scope of sociology. Different sociologists scope of sociology को differently define करते हैं. हम कुछ definitions पढ़ लेते हैं कि different sociologists के according scope of sociology क्या है. पहली definition दी थी ऑगस्ट कॉम्टे ने. ऑगस्ट कॉम्टे कौन थे? इनका इंट्रो देख ली. फ्रेंच फिलोसफर थे. इन्होंने एक थ्योरी दी पॉजिटिविज्म, और ये थ्योरी जो है इसने सोशियोलॉजी में बहुत अहम किरदार अदा किया. दैट्स वाई ही इज नॉन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. इन्होंने एक बुक लिखी द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें उन्होंने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को डिफाइन किया. ये इनका थोड़ा सा इंट्रो था. इन्होंने कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन दैट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस अराउंड अस दैट शेप आवर लाइव्स, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटीज. उसने कहा कि हमारे सोसाइटी में वो सारे फोर्सेस जो कि हमारी लाइफ, इंटरेस्ट या पर्सनैलिटी को शेप करें, वो सारे फोर्सेस क्या है? वो स्कोप सोशियोलॉजी के स्कोप यानी सब्जेक्ट मैटर में आता है. तो फोर्सेस के बारे में जो अगस्त कॉम्टे का जो आइडिया था वो यहाँ नीचे डिस्क्राइब हुआ है.
कॉम्पटे ने फोर्सेस को दो तरह के फोर्सेस में डिवाइड किया। उसने कहा दो किस्म की फोर्सेस होती है, एक होती है बाइंडिंग फोर्स, एक वो फोर्स होती है जो कि सोशल चेंज लाती है। जो बाइंडिंग फोर्स होती है उसने कहा सोशल स्टेटिक्स है, मीन्स के सोसाइटी को स्टेटिक रखती है। स्टेटिक मीन्स कि जिस वे में वो जा रही है उसी वे में से मेंटेन रखती है, उसमें कोई इंट्रप्शन कोई चेंज नहीं लाती। एक दूसरी फोर्स होती है जो कि हमारी सोसाइटी में चेंज लाती है, जिसे उसने कहा सोशल डायनामिक्स। डायनामिक्स मीन्स मोशन चेंज। तो हमारी सोसाइटी में क्या होता है, चेंज आता है। इसकी तो ये दो किस्म की फोर्सेस है जो कि सोशियोलॉजी स्टडी करता है और जो कि हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, ये दो फोर्सेस। फिर उसकी एग्जाम्पल जैसे सोशल स्टेटिक है, वो कौन सी फोर्स है जो हमें बाइंड रखती है। उसकी एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ लेबर है, इंटरडिपेंडेंसी, ये एक बहुत बड़ी फोर्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली है, उसके अंदर फादर का अपना रोल है, मदर का अपना है, चिल्ड्रन का अपना है। ये सारे रोल अपने डिवीजन ऑफ लेबर है, हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा है एंड हर बंदा अपनी नीड्स के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो अगर ये दोनों चीजें हम हटा दें, डिवीजन ऑफ लेबर हम हटा दें, ठीक है, कि कोई कोऑर्डिनेशन ना हो एक घर में, और इंटरडिपेंडेंसी हटा दें, तो उस घर में कोई भी बाइंडिंग फोर्स नहीं रहेगी जो उनको बाइंड रखे। तो असल में जो इंटरडिपेंडेंसी होती है, जो हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो वो क्या करती है, हमें बाइंड रखती है सोसाइटी में। सोशल डायनामिक्स की फोर्स में क्या आता है, जैसे टेक्नोलॉजी है एंड कल्चर है। टेक्नोलॉजी कैसे सोसाइटी को चेंज करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया तो क्या हुआ, नई फैक्ट्रीज आई, फैक्ट्रीज के साथ क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आई, और सोसाइटी में क्या हुआ, मोबिलाइजेशन हुई, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। पहले रूरल सोसाइटी थी, अर्बनाइजेशन हो गई। पहले सोसाइटी इमोबाइल थी, मोबिलाइजेशन हो गई, सोसाइटी ज्यादा मोबाइल हुई। तो इन चीजों ने सोसाइटी में क्या लेकर आए, सोशल चेंज। सो हम कह सकते हैं ये फोर्सेस क्या है, सोशल डायनामिक्स है। तो ये दोनों एक दो फोर्सेस होती है, सोशल स्टेटिक, सोशल डायनामिक्स, जो कि हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती है, और इन दोनों फोर्सेस की स्टडी को कहते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे। फिर उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन दी वो थी वॉन वीसे ने दी थी। वॉन वीसे कौन थे, इनका भी थोड़ा सा इंट्रो देख ले। जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर एंड चेयरमैन ऑफ द जर्मन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन। इन्होंने कैसे डिफाइन किया, उन्होंने कहा दैट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। फॉर्म्स कहते हैं टाइप्स को, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप ये इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में। इंशाल्लाह जो सोशल रिलेशनशिप के ये फॉर्म्स है तो इस पर मैं अलग भी वीडियोस बनाऊंगी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी, ठीक है। तो वॉन वीसे ने कहा कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, जब हम सोशल रिलेशनशिप के टाइप्स को स्टडी करें, वो असल में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है। सोशल रिलेशनशिप कैन बी डिफाइंड एज एनी रिलेशनशिप और इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। टू और मोर इंडिविजुअल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप है तो वो सोशल रिलेशनशिप है। इसके एग्जाम्पल में इंट्रैक्शन ऑफ द कोवर्कर्स, इंट्रैक्शन बिटवीन फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं। जो इसने कहा ना कि सोशियोलॉजी स्कोप क्या है, फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो हमारे पास सोशियोलॉजी भी 5 फॉर्म्स है या 5 टाइप्स है हम कह सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स है, जैसे एक्सचेंज है, कोऑपरेशन है, अकोमोडेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है। ये 5 फोर्सेस है, 5 टाइप्स है सोशल रिलेशनशिप के। एक्सचेंज, कोऑपरेशन एंड अकोमोडेशन इट स्टेबलाइज सोसाइटी, एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन जो है इट ब्रिंग सोशल चेंज। ये 5 जो कॉन्सेप्ट जो है हम अभी ब्रीफली देख लेते हैं। क्या होता है एक्सचेंज, क्या होता है एक्सचेंज इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। कॉपरेशन क्या है, व्हेन टू इंडिविजुअल्स दे वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। अकोमोडेशन क्या है, सोशल एडजस्टमेंट को, डिस्पाइट ऑफ योर डिफरेंसेस विद द सोसाइटी, विद द कल्चर, विद द पीपल, you try to move along with it. This accommodation, which we call social adjustment. Conflict and competition, both are competition, but competition is impersonal, and when the competition become personal, then it become conflict. So we can say that जब कंपटीशन कब होता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हम उसके लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उसकी डिमांड ज्यादा लोग करते हैं, तो अब वो आपस में कम्पीट करते हैं। लेकिन जब यही कंपटीशन फिर पर्सनल हो जाए तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। तो वॉन वीसे ने कहा कि जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ द सोशल रिलेशनशिप, ये असल में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, इसकी स्टडी असल में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है।
फिर उसके बाद देखते हैं मैक्स वेबर ने किस तरह डिफाइन किया। मैक्स वेबर कौन थे? जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये बुक जो है ये पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक जो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल बुक मानी जाती है। इन्होंने एक दूसरी बुक लिखी नेचर ऑफ द सोशल एक्शन। जो सोशल एक्शन का टर्म था वो दिया था मैक्स वेबर ने। ये आप एमसीक्यू के लिए याद रखिए, एमसीक्यू में आ जाता है। तो उसने क्या किया, मैक्स वेबर ने ही एस्टैब्लिश सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इन जर्मनी एट द लिडविग मैक्सिमली यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच इन 1990। इन्होंने एक सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट बनाया था। इससे पहले सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट इमालदार खान ने बनाया, फिर उसके बाद मैक्स वेबर ने। ओके, इन्होंने कैसे डिफाइन किया स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को? इन्होंने कहा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कंसिस्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोशल बिहेवियर। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं, एनालिसिस कह सकते हैं, मीनिंग निकालना। ठीक है, आप व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टेटमेंट, तो उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन, कि आप उस चीज से क्या मीनिंग लेते हैं। ऑफ सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर क्या होता है? ऑल बिहेवियर इट आइदर इन्फ्लुएंस अदर और इज इन्फ्लुएंस बाय अदर। आप कोई भी बिहेवियर कर रहे हैं जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करे, या कोई दूसरा कोई ऐसा एक्शन कर रहा है जो आपको इन्फ्लुएंस करे, वो सोशल बिहेवियर है। ये फॉर एग्जांपल एग्रेसिव बिहेवियर है। अगर आपने कोई एक्शन मूवी देखी, आप उससे इन्फ्लुएंस हुए, आपके बिहेवियर में एक एग्रेशन नेचर आया, ठीक है, तो वो सोशल बिहेवियर है। कोई टॉलरेंस है या कोऑपरेशन, टू पीपल दे वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल विच इज कॉल्ड कोऑपरेशन। तो इसकी क्या है, एक दूसरे के एक्शन को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कोई भी एक्शन जैसे इन्फ्लुएंस ना करे दूसरे को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रूम में बैठ के अकेले में एक बुक पढ़ रही हूँ, तो उसका दूसरे पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो सोशल बिहेवियर नहीं है। कोई भी बिहेवियर जिसका कोई बिना कोई एसोसिएशन हो दूसरे बंदे से, वो सोशल बिहेवियर कहलाता है। तो मैक्स वेबर ने क्या कहा? उसने कहा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोशल बिहेवियर। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं एल.टी. लोबहाउस ने किस तरह डिफाइन किया। कौन थे एल.टी. लोबहाउस? ही वॉज एन इंग्लिश लिबरल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट थे। ये लिबरल सोशल लिबरलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर रह चुके हैं। इन्होंने एक किताब लिखी विच वॉज नॉन एज द लिबरलिज्म, एंड इनकी जो ये बुक थी ये न्यू लिबरलिज्म की ली फाउंडेशन बनी। ठीक है, ये इनका थोड़ा सा इंट्रो था। इन्होंने कैसे डिफाइन किया? इन्होंने डिफाइन किया दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज द इंट्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन माइंड्स। इंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड्स का मतलब क्या है? मतलब दो ह्यूमंस का इंट्रैक्शन। ठीक है, तो दो ह्यूमंस का इंट्रैक्शन क्या कहलाता है सोशियोलॉजी में? सोशल इंट्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ही मीन दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज द सोशल इंट्रैक्शन, लेकिन आपने उसके वर्ड्स ही कोट करने हैं कि उसने किस वर्ड में डिफाइन किया। ठीक है, आप इससे मीनिंग क्या निकालते हैं कि मतलब सोशल इंट्रैक्शन को स्टडी करना, ये असल में सोशियोलॉजी का स्कोप है। सोशल इंट्रैक्शन की सोशियोलॉजी में इसका क्या डिटेल है थोड़ा सा देख लेते हैं। सोशल इंट्रैक्शन के लिए दो इसेंशियल कंडीशंस होती है। एक होता है सोशल कांटेक्ट, एक कम्युनिकेशन। मतलब आप कम्युनिकेशन कहते हैं एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। तो आप कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, बट यू नीड अ मीन फॉर कम्युनिकेशन, यू नीड सोर्स विच इज द सोशल कॉन्टैक्ट। आपका आपस में कॉन्टैक्ट होगा तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो दो चीजें जरूरी है जिसके बगैर सोशल इंट्रैक्शन नहीं हो सकती। एक सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, एक होना चाहिए कम्युनिकेशन। सोशल कॉन्टैक्ट हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं: कॉपरेशन, एक्सचेंज, अकोमोडेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो हम इससे पहले अभी हमने पढ़ा। एंड कम्युनिकेशन जो हमारे पास 3 टाइप्स की होती है: वर्बल कम्युनिकेशन, थ्रू वर्ड जब आप कम्युनिकेट करते हैं; नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्ड्स के अलावा, लाइक फॉर एग्जाम्पल थ्रू बॉडी लैंग्वेज आप कम्युनिकेट करते हैं; एंड विजुअल कम्युनिकेशन जब थ्रू पिक्चर्स आप कोई नॉलेज देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, उसमें बार चार्ट, पाई चार्ट बनाया, उसको लेबल किया, अब आप कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उस चार्ट को देख के ही मैंने उस चार्ट को देखा तो मुझे इन्फॉर्मेशन मैंने गेन किया कि इस चार्ट में क्या कहना चाहते हैं। तो ये विजुअल कम्युनिकेशन है, थ्रू पिक्चर जब आप कोई इन्फॉर्मेशन आप तक ट्रांसफर हो। ठीक है, तो एल.टी. लोबहाउस ने किस तरह डिफाइन किया स्कोप सोशियोलॉजी को? इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन माइंड्स। फिर उसके बाद देखते हैं इमालदार खान ने किस तरह डिफाइन किया। इमालदार खान कौन थे? फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सोशियोलॉजी को इस्टेब्लिश किया एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स वाई इनकी जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसी वजह से इनको फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट PhD डिग्री ली सोशियोलॉजी में, एंड ही वॉज द फर्स्ट हु फर्स्ट कॉइन द टर्म सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट का टर्म दिया इमालदार खान ने, एंड सोशल एक्शन का टर्म दिया मैक्स वेबर ने। ये दोनों MCQ में आ जाते हैं। इमालदार खान ने किस तरह डिफाइन किया? उन्होंने कहा दैट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हैज 3 मेन डिविजन्स।
3 मेन डिविजन्स होते हैं इसको सोशियोलॉजी के। एक होता है सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। इनके अलावा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी मेनली ये 3 है। इनके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सोशियोलॉजी का स्कोप ही नहीं है, ठीक है। ये तीनों ब्रांचेस क्या है जो उसने दिए हैं, इसको देख लेते हैं। सोशल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब क्या होता है, शेप। तो सोशल मॉर्फोलॉजी मीन्स शेप और स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को स्टडी करता है, बट इन विच एस्पेक्ट, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी किस एस्पेक्ट से आप कह रहे हैं, तो ये जियोग्राफिकल एस्पेक्ट से, लाइक पॉपुलेशन किस तरह सोसाइटी के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करे, वो है सोशल मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे है कि यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हाउ द पॉपुलेशन डेंसिटी इट अफेक्ट सोसाइटी, हाउ, और जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी, लाइक हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट सोसाइटी, हाउ द मोबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्ट सोसाइटी। पॉपुलेशन की जितनी भी क्वालिटीज है वो या जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो कैसे सोसाइटी को अफेक्ट करे, ये सोशल मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद है सोशल फिजियोलॉजी। सोशल फिजियोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजन, लॉ, कल्चर, मोरालिटी, लैंग्वेज एक्सेट्रा ऑन आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड हमारा कल्चर वो कैसे हमें इम्पैक्ट करता है, वो सोशल फिजियोलॉजी है। जैसे रिलीजन इंस्टीट्यूशन, जस्टिस सिस्टम, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, मोरालिटी एंड लैंग्वेज मीन्स हमारा कल्चर, वो कैसे सोसाइटी पे इम्पैक्ट आता है, वो सोशल फिजियोलॉजी है। एंड जनरल सोशियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी स्टडी करता है इंट्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन बींग्स किस तरह इंट्रैक्ट करते हैं, और इनका मेन एम होता है कि हम जो इंट्रैक्शन ऑफ द एवरीडे लाइफ है हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई करें, इसको इम्प्रूव करें। अगर कहीं कोई मॉडिफिकेशन हो सकती तो हम इसको मॉडिफाई करें, ये जनरल सोशियोलॉजी है। तो हम कह सकते हैं कि माल दर खान ने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को 3 मेन डिविजन्स में डिफाइन किया, दैट इज सोशल फिजियोलॉजी, सोशल मॉर्फोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। ओके, डेफिनेशंस हमने पढ़े। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के क्लासिफिकेशन। इसको 2 मेन डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ नॉलेज एंड इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन। इन द फील्ड ऑफ नॉलेज इट इज बेस्ड ऑन द प्योर सोशियोलॉजी, जो हमने अभी पढ़ा प्योर सोशियोलॉजी क्या होती है, विच इज बेस्ड ऑन सीकिंग नॉलेज, इन एक्सपैंडिंग, इट एक्सपैंड द नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी, इट एड न्यू थ्योरीज टू सोशियोलॉजी, इट मॉडिफाई द प्रीवियस थ्योरीज ऑफ सोशियोलॉजी, बट इट इज नॉट deal with the implication of the sociological knowledge in our society. प्योर सोशियोलॉजी का मेन मकसद जो है वो नॉलेज गेन करना है, सोसाइटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज में गेन करूं। लेकिन अगर मैं अप्लाई सोशियोलॉजिस्ट हूँ तो फिर मैं वो क्या करूँगी, मैं उस नॉलेज को सोसाइटी में अप्लाई करूँगी, ठीक है। ये 2 डिफरेंस है। तो इन द फील्ड ऑफ नॉलेज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्योर सोशियोलॉजी, इसमें सिर्फ नॉलेज गेन करते हैं। एंड इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन इट कैन बी आइदर प्योर और अप्लाई, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोफेशन। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो वो प्योर सोशियोलॉजी, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर है तो फिर वो अप्लाई सोशियोलॉजी है। अब हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। इन द फील्ड ऑफ नॉलेज जैसे मैंने कहा क्या करते हैं, बिल्ड अप नॉलेज अबाउट सोसाइटी, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में नॉलेज गेन करते हैं एंड उसका सोल्यूशन निकालते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में, सोशल प्रॉब्लम्स पे रिसर्च कैसे करनी है इसके बारे में भी नॉलेज गेन करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रॉब्लम, एक सोशल प्रॉब्लम है उसके फैक्टर्स क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं। मतलब सोशल फैक्टर्स ऑफ द सोशल प्रॉब्लम, इट्स सोल्यूशन, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज है एंड रिसर्च मेथोडोलॉजीज, ये सारे हम इन द फील्ड ऑफ नॉलेज स्टडी करते हैं इन स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में। सो इन द फील्ड ऑफ नॉलेज सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी थ्रू स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ऑफ नॉलेज। ये सारी नॉलेज जो हमारे पास आता है, हम सोसाइटी को एज अ होल स्टडी नहीं कर सकते, हम एक स्पेशलाइज फील्ड की तरफ जाते हैं। जैसे सोसाइटी में फॉर एग्जांपल हमारे पास सोशल इश्यूज है, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सोशल इश्यूज हैं। हमारे पास कुछ इश्यूज है जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि डेमोक्रेसी का हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये एक अलग इशू है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो अलग किस्म का इशू है। अगर मैं कहूँ कि रूरल इश्यूज अलग है, अर्बन इश्यूज जो है वो हमारी सोसाइटी में अलग है, तो आपने फील्ड ऑफ नॉलेज, तो सही मैंने कहा कि नॉलेज गेन करना है, लेकिन आपने नॉलेज की सोसाइटी के कौन सी स्पेशलाइज एस्पेक्ट के बारे में करना है। ये यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सोसाइटी में तो बहुत सी चीज़ें हैं, मैं स्पेशलाइज अगर मैं किसी खास एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करना चाहूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, आई विल गो फॉर दी स्पेशलाइज फील्ड्स ऑफ सोशियोलॉजी जो हम आगे पढ़ेंगे।
ठीक है। तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ नॉलेज इज अबाउट सीकिंग नॉलेज अबाउट every aspect of society. Specialized fields of sociology क्या है? Specialized fields of sociology that give knowledge to the students of sociology about different aspects of the human social life are डिफरेंट ब्रांचेस है सोशियोलॉजी के। अगर आपने रूरल कम्युनिटी को स्टडी करना है, आपने रूरल सोशियोलॉजी लेनी है। अर्बन को करना है तो अर्बन सोशियोलॉजी है। अगर आपने इफेक्ट ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी है, ठीक है, कि हेल्थ और सोशल फैक्टर्स आप एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह डिफरेंट फील्ड्स हैं। हम ये सारे फील्ड जो है ये एक एक करके ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं, और फिर हम उसके बाद इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन में हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, रूरल सोशियोलॉजी क्या है? इट इज विद द स्टडी ऑफ द रूरल सोशल स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ्लिक्ट। कि हमारे पास जो रूरल सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या है, जो रूरल कम्युनिटी है, रूरल कम्युनिटी क्या होती है, जो कि विलेजेस में रहती है। तो उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके बिलीव्स क्या होते हैं, कल्चर क्या होता है, ये सारे हम स्टडी करते हैं रूरल सोशियोलॉजी में। इनके फाउंडिंग फादर थे F.F. टॉनिस। अर्बन सोशियोलॉजी क्या है? इसके अपोजिट है। हम अर्बन लाइफस्टाइल को पढ़ते हैं, अर्बन बिलीव्स को पढ़ते हैं, एंड जो अर्बन में इश्यूज होते हैं वो रूरल इश्यूज से डिफरेंट होते हैं। अर्बन में इश्यूज किस चीज़ के होते हैं? क्लाइमेट चेंज के होते हैं, रेसिज्म है, ठीक है। और अर्बन में, रूरल में इश्यूज कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल होते हैं ज़्यादातर। तो हम इसमें अर्बन सोशियोलॉजी में अर्बन के इश्यूज पढ़ते हैं, रूरल में रूरल के इश्यूज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद मेडिकल सोशियोलॉजी क्या है कि हमारे ह्यूमन हेल्थ के पीछे सोशल फैक्टर्स क्या है, वो कौन से सोशल फैक्टर जो हमारे ह्यूमन के हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। मेडिकल सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर थे F.F. पार्सन। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ग्रोइंग ओबेसिटी वेल्दी सोसाइटी में, स्पेशली वेल्दी सोसाइटी में ओबेसिटी जो बढ़ रही है, तो मतलब वेल्दी सोसाइटी का ओबेसिटी से कोई लिंक अगर मैं स्टडी करूँ तो मेडिकल सोशियोलॉजी है। अगर मैं सिर्फ ओबेसिटी को स्टडी करूँ तो फिर वो सोशियोलॉजी नहीं है, फिर वो मेडिसिन फील्ड है। लेकिन अगर मैं ग्रोइंग ओबेसिटी को सोसाइटी से लिंक करूं तो फिर वो मेडिकल सोशियोलॉजी है। फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। इनके फाउंडिंग फादर कौन थे? इमादर खान थे। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी स्टडी करता है किसी भी इंडस्ट्री के, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसका जो सिस्टम है उसमें चेंज आ जाए किसी भी सोशल फैक्टर्स की वजह से, वो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी कहलाती है। इट इज कंसर्न विद द इंडस्ट्री एज अ सोशल सिस्टम इंक्लूडिंग दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द चेंजेस इन दैट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि फिर इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे सोशल फैक्टर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंट्री में क्या होता है, इकोनॉमिक बूम होता है, तो उसमें क्या होती है, इंडस्ट्रीज जो है वो फंक्शनल होती है, तो क्या होता है, हमारी सोसाइटी खुशहाल होती है। अगर इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो फिर हमारी इंडस्ट्रीज डाउन होती है, और उस वजह से क्या होता है कि सोसाइटी जो है वो ज़्यादा फंक्शनल नहीं होती। तो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में हम एक इंडस्ट्री को लेते हैं एज अ सोशल सिस्टम और डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ते हैं कि वो उसको किस तरह इम्पैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड मार्केट एंड सोसाइटी का आपस में क्या लिंक है, ये हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का पॉवर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम पहले पढ़ेंगे कि इसने मार्केट को इफेक्ट किया, फास्ट मार्केटिंग हुई, ठीक है, और उस मार्केटिंग ने फिर हमारे पॉवर्टी को इफेक्ट किया, जो कि हमारा सोशल इशू था। तो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में हम रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट एंड ए सोसाइटी पढ़ते हैं। टू मेन डिविजन्स है, सोशियोलॉजी ऑफ मार्केट, सोशियोलॉजी ऑफ कंजम्पशन। कि सोशियोलॉजी ऑफ मार्केट क्या है, हम प्रोड्यूसर का बिहेवियर पढ़े तो वो सोशियोलॉजी ऑफ मार्केट है, या हम प्रोडक्शन पढ़े। लेकिन सोशियोलॉजी ऑफ कंजम्पशन क्या है, इट इज़ द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। बिहेवियर का कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करे तो वो सोशियोलॉजी ऑफ कंजम्पशन है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, इनके फाउंडिंग फादर थे मैक्स वेबर। एज नेम इंडिकेट पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, मतलब कि पॉलिटिकल स्टेट या टाइप ऑफ द स्टेट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, उसका और सोसाइटी में आपस में क्या रिलेशन है, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। इट एक्सप्लोर हाउ गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर एट द माइक्रो सोशियोलॉजी टू मैक्रो सोशियोलॉजी लेवल।
माइक्रो सोशियोलॉजी, मैक्रो सोशियोलॉजी हम इससे पहले सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करती है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे वोटिंग बिहेवियर है, तो वोट डालना क्या है, इट इज़ अ पॉलिटिकल राइट, लेकिन वो हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है, वो क्या है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में हम उसको स्टडी करें कि वो सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। डेमोक्रेसी क्या है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज रिलेटेड टू द politics, but how it affects society is the political sociology. फिर उसके बाद environmental sociology, इनके फाउंडिंग फादर कौन थे, पैट्रिक गेट्स थे। ये स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसको हम बायोफिजिकल इन्वायरमेंट भी कहते हैं जब हम इसको रिलेशन में पढ़ते हैं। तो सोसाइटी का, नेचुरल इन्वायरमेंट का, ये आपस में एक दूसरे के क्या रिलेशनशिप है इनका, कैसे दूसरे को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ क्लाइमेट चेंज, जो कि एक इन्वायरमेंटल इशू है, तो क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी में हम क्लाइमेट चेंज अगर मैं ले लूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं इसके सोशल फैक्टर्स पहले पढ़ूंगी कि वो कौन से सोशल फैक्टर्स है जिसने कॉज किया इस प्रॉब्लम को, और फिर इस प्रॉब्लम ने हमारी सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट किया। तो ये हम सर्कल में पढ़ते हैं। जैसे क्लाइमेट इशू है तो इसके सोशल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, अर्बनाइजेशन हो सकती है, मैन मेड एक्टिविटीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हम बना रहे हैं सेल्फ बेनिफिट्स के लिए, वी इग्नोर टू टेक मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। तो ये है कि हम क्लाइमेट चेंज जो है वो कॉज कर रहे हैं, और फिर यही क्लाइमेट चेंज हमें किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है। तो पोल्यूशन, जिस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो वर्क एफिशिएंसी है वो कम हो रही है। अगर एक इलाके में बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल गर्मी है, तो वहाँ का सोशल बिहेवियर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होगा और वो इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली। तो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटीज एंड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर है क्रिमिनोलॉजी, नेम इंडिकेट स्टडी द क्राइम्स, स्टडी ऑफ क्राइम्स एंड द क्रिमिनल बिहेवियर, वो होता है क्रिमिनोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल हेट क्राइम्स इन सोसाइटी है एंड सीरियल किलर है, तो वो हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद है सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, इनके फाउंडिंग फादर थे यूगन एलिच। ये स्टडी करता है, सोशियोलॉजिकल स्टडी करता है लॉ क्या एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, लॉ हमारे सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करती है। ये स्टडी करता है ह्यूमन साइकी को, लाइक व्हाई पीपल ओबे लॉ, ठीक है, इसके पीछे क्या साइकी होती है। ह्यूमन राइट्स को स्टडी करता है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। फिर सोशियोलॉजी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स वो होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अफेक्ट करे। मेजॉरिटी पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है एक प्रॉब्लम से, तो वो क्या हो जाता है, वो सोशल प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी ऑफ सोशल प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, हम सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच से। सिस्टमैटिकली इट डील्स विद एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम। कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो हम स्टडी कर सकते हैं सोशियोलॉजी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स में सिस्टमैटिकली। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन वाज इन फैक्ट द नेम ऑफ बुक व्हिच वाज रिटन बाय द मैक्स वेबर, बाद में फिर सोशियोलॉजी का एक ब्रांच बना। इट इज द स्टडी ऑफ द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे रिलीजन का हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर उसके बाद है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के फाउंडिंग फादर कौन थे, इमाम खान थे एंड मैक्स वेबर थे। इन्होंने क्या कहा, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या कहता है कि इट फोकस ऑन द सोशल फैक्टर दैट बोथ काज और आर काज बाय द एजुकेशन। कोई भी सोशल फैक्टर्स और कोई भी सोशल फैक्टर एंड एजुकेशन जो एक दूसरे को अफेक्ट करें, मतलब कोई भी ऐसा कॉज हो सकता है जो कि एजुकेशन को अफेक्ट करें, और फिर एजुकेशन जो है वो हमारी सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करे, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सोशल कोई इंडिविजुअल जो है उसका एक सोशल एक्सपीरियंस रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, जैसे वो एक ट्रॉमे से गुजरा हो अपनी ज़िंदगी में, तो उसका एजुकेशन आउटकम इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली होगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ में कोई मोटिवेशन स्टोरी मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैं उससे इंस्पायर हुई हूँ, उससे मेरे एजुकेशन आउटकम पे इफेक्ट पड़ेगा, वो पॉजिटिवली इफेक्ट होगा। तो ये सोशल फैक्टर्स है, उसने मेरे एजुकेशन आउटकम को इफेक्ट किया। और एजुकेशन भी हमारे सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, किस किस्म का करिकुलम आप स्टूडेंट्स को देते हैं, वो स्टूडेंट की किस तरह सोशलाइजेशन करता है, वो फिर क्या करता है हमारी सोसाइटी में उस तरह की डेवलपमेंट लाता है। तो हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम एजुकेशन एंड सोसाइटी इनका आपस में एक दूसरे पे इफेक्ट देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रूरल अर्बन रेजिडेंट्स हैं, एजुकेशन रूरल एंड अर्बन की हम एक दूसरे कंपैरिजन में हम पढ़ सकते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, लाइक अर्बन में
एक्सेस टू एजुकेशन ज़्यादा है, रूरल में कम है, ठीक है। इसके पीछे के फैक्टर्स हम पढ़ सकते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, इट इज विद द स्टडी ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली इंस्टीट्यूशन को स्टडी करता है लेकिन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एज अ यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन, दो मेन फंक्शंस के परस्पेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल मैरिज, चाइल्ड रियरिंग, मैरिटल एडजस्टमेंट एंड डिवोर्स, ये सारे हमारी फैमिली स्ट्रक्चर से या फैमिली इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इश्यूज है जो कि हम सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, हम गेन करते हैं थ्रू स्पेशलाइज फील्ड्स, और वो स्पेशलाइज फील्ड्स हमने ब्रीफली पढ़े। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन। इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन, इसको हम कह सकते हैं कैरियर्स इन सोशियोलॉजी। ये इस टॉपिक से भी पेपर में आ जाता है कि कैरियर्स इन सोशियोलॉजी क्या है, तो ये दोनों एक ही टॉपिक है। ओके, इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन, जिसे हमने कहा प्योर भी हो सकता है, अप्लाई भी हो सकता है। प्योर मैंने कहा कि एक टीचिंग हो सकता है, प्योर सोशियोलॉजी, क्योंकि उसमें आपने किसी सोशियोलॉजी की जो नॉलेज आपने गेन किया, आप उसको स्टूडेंट्स तक ट्रांसमिट करते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब में जैसे वो होता है अप्लाई सोशियोलॉजिस्ट, उसमें जो आपने पढ़ा है आप उसको अप्लाई करके आप कोई पॉलिसी बना सकते हैं, कोई जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस नॉलेज को। तो पहले पढ़ते हैं इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है टीचिंग, ठीक है। टीचिंग में a person who get great knowledge become qualified. This qualified person are serving in the teaching profession. They serve to transmit knowledge about culture and train the students for community development. टीचर का काम क्या होता है, उसने ट्रांसमिट करना है, स्टूडेंट की सोशलाइजेशन करनी है, विच इज़ द सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्कूल में जो होती है। ओके, तो टीचिंग से रिलेटेड क्या होता है, बहुत से क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट जब वो एज अ टीचर काम करता है तो बहुत से उसके मुताबिक एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। उसमें से 3 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी कि फर्स्ट है दैट शुड द सोशियोलॉजिस्ट सीक टू कन्वर्ट स्टूडेंट्स टू कंजर्वेटिज्म, लिबरल रिफॉर्मिस्ट और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविज्म। पहला क्वेश्चन ये उठाया जाता है कि अगर एक सोशियोलॉजिस्ट जो वो टीचर बन जाए तो सोशियोलॉजिस्ट जो है वो जो स्टूडेंट को ट्रेन करता है उसको एक सोशलाइजेशन उसकी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन उठाया जाता है कि क्या उनको स्टूडेंट्स को जो है एक लिबरल या रिफॉर्मिस्ट, मतलब किसी ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ या एक खास थ्योरी की तरफ उनको प्रमोट करना चाहिए, डेवलप स्टूडेंट्स को इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि वो किसी खास थ्योरी के साथ एग्री हो और वो उसी को फॉलो करें। अगर फॉर एग्जांपल मैं खुद लिबरल रिफॉर्मिस्ट पे बिलीव करती हूँ और मैं आपको जो सोशियोलॉजी है वो मैं आपको इस तरह टीच करूं कि आप खुद जो मेरा बायस है आपका भी वो बायस बन जाए, क्योंकि स्टूडेंट को तो पहले से नहीं पता कि सोशियोलॉजी क्या है। इन द वे आई टीच इट अफेक्ट द स्टूडेंट्स। तो सोशियोलॉजी के मुतालिक ये क्वेश्चन उठाया जाता है कि क्या ऑब्जेक्टिवली स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए बजाय इसके कि वो उनको एक खास तरह उनको ट्रेन करें। फिर सेकंड क्या है, शुड द सोशियोलॉजिस्ट सुपरवाइज एन ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ फैक्ट, थ्योरीज और पॉलिसीज पॉसिबल। हम तो कह देते हैं कि इस टीचर को जो है वो एक ऑब्जेक्टिव वे में पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर ये क्वेश्चन भी उठाया जाता है कि क्या इस चीज़ों की ऑब्जेक्टिव स्टडी पॉसिबल है, क्योंकि जो टीचर वो चीज़ टीच कर रहा है वो खुद भी ह्यूमन है, उसका भी अपना बायस होगा, अपनी सब्जेक्टिविटी है। तो क्या वो ऑब्जेक्टिव उस चीज़ को पढ़ा सकता है, क्या इज इट पॉसिबल। एंड थर्ड क्वेश्चन, शुड द कोर्स बी डिजाइन टू प्रोड्यूस डेडिकेटेड एडवोकेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन प्रोग्राम। क्या जो हमें स्टूडेंट्स को जो करिकुलम देते हैं क्या वो इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वो हमारे सोसाइटी में एक खास एक्शन प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है, एक खास मकसद के लिए वो इस्तेमाल हो। फिर इसके बाद सेकंड है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं, अप्लाई सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, वो अप्लाई करते हैं सोशियोलॉजी के नॉलेज को। सोशियोलॉजिस्ट वर्क इन द डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। एंड एडमिनिस्ट्रेटर वो एनजीओज में काम करते हैं। दे डायरेक्ट एंड गाइड पीपल अबाउट डेवलपमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटर्स आर दोज हु आर क्वालिफाइड इन अप्लाई सोशियोलॉजी। आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, मुख्तलिफ एनजीओज में जाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन जो थर्ड है वो है रिसर्च। सोशियोलॉजिस्ट एज अ रिसर्च क्या करता है, द क्वालिफाइड पर्सन इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी आर इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। दे वर्क टू डिटेक्ट सोशल प्रॉब्लम्स। पहले वो डिटेक्ट कर लेता है सोशल प्रॉब्लम को, उसके फैक्टर्स को डिटेक्ट करता है, फिर उसको
उसका सोल्यूशन निकालता है। ये 3 वे में उसको सोशल प्रॉब्लम को एनालाइज करता है। द ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज एस्टैब्लिश इन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में सोशोलॉजिस्ट आर एम्प्लॉयड। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, इनमें सोशोलॉजिस्ट जो है वो लिए जाते हैं। फिर सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यूनिसेफ एंड यूएनएचसीआर है, इनमें भी सोशोलॉजिस्ट को लिया जाता है एज अ रिसर्चर। तो रोल ऑफ सोशोलॉजिस्ट क्या है एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, ये 3 डिफरेंट स्टेप्स जो है उसको फॉलो करता है। पहले क्या करता है, एक साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करता है कोई किसी भी सोशल प्रॉब्लम का, ये डिस्कवर करता है, ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को। ज़्यादातर जो टीचिंग प्रोफेशन के लोग होते हैं तो वो साथ में यूनिवर्सिटी में फंडेड रिसर्च करते हैं। फंडेड रिसर्च वो होती है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको पे मिलती है। तो कोई भी रिसर्च जो है उसमें सोशोलॉजिस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कुछ फंडेड रिसर्च भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले सोशल प्रॉब्लम की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, करेक्टिंग पॉपुलर नॉनसेंस। अगर हमारी सोसाइटी में कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई मिथ है जो एक खास रेस, एक खास जेंडर के मुतालिक है, तो वो सोशोलॉजिस्ट का काम क्या होगा, वो उस चीज़ को साइंटिफिकली स्टडी करेगा और उसको जो है पेश करेगा कि असल में जिस तरह हम सोच रहे हैं वो तो है नहीं, स्टैटिस्टिकली तो ये बात इस तरह है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म आ सकता है, पॉजिटिव रिफॉर्म। तो सोशियोलॉजिस्ट का क्या काम क्या है, रिप्लेस मिस इन्फॉर्मेशन विद एक्यूरेट नॉलेज। अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई मिथ है, कोई जो है सुपरस्टिशन है, तो आप उस चीज़ को रिप्लेस करें विद एक्यूरेट नॉलेज। हेल्पफुल इन ओवरकमिंग सुपरस्टिशन रिगार्डिंग क्लास, जेंडर एक्सेट्रा। फिर थर्ड क्या है, मेकिंग सोशोलॉजिकल प्रोडक्शन। ये सोशियोलॉजी जो है वो एज अ रिसर्चर फ्यूचर के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रिडिक्शन है कि अर्ली रिटायरमेंट्स विल सून बी रिप्लेस बाय लेंथ एंड वर्क कैरियर। जो ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली रिटायरमेंट्स जो ले रहे हैं, ये एक ट्रेंड चला रहा है, तो ये बहुत जल्द जो है लोग जो है वो इस ट्रेंड को रिजेक्ट करेंगे और वो क्या करेंगे, लेंथ एंड वर्क कैरियर को अडॉप्ट करेंगे, ये ट्रेंड आ जाएगा। तो ये जस्ट प्रिडिक्शन है, इट मे बी राइट मे बी रॉन्ग, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो साइंटिफिकली स्टडी करते हैं एक चीज़ को और उसके बेस पे प्रिडिक्शंस भी दे सकते हैं। तो एज अ रिसर्चर इन 3 वेज में सोशियोलॉजिस्ट काम करता है। Policy consultant. Sociologists can help to predict the effect of policy and thus contribute to a selection of policy. एक पॉलिसी मेकर है जिसने पॉलिसी बनाई, सोशियोलॉजिस्ट का काम क्या है, पॉलिसी सिलेक्शन में हेल्प करना, कौन सी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव होगी इस सोसाइटी में और इस पॉलिसी का इफेक्ट क्या होगा सोसाइटी पे, उसको प्रिडिक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफेक्ट डज ड्रॉपिंग आउट ऑफ हाई स्कूल हैव अपॉन अ यूथ फ्यूचर अर्निंग। ड्रॉपिंग आउट ऑफ हाई स्कूल एक पॉलिसी है, उसने यूथ फ्यूचर अर्निंग को कैसे इम्पैक्ट किया, ये पॉलिसी कंसल्टेंट सोशियोलॉजिस्ट उसको स्टडी कर सकते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्विस में a scholarly group can offer is to show the society what policies are more likely to work in achieving its objective. हमारे पास कुछ सोशल पॉलिसी क्वेश्चंस अरेज होते हैं। एक सोशल पॉलिसी आपने बनाई तो आप ये कहते हैं कि क्या ये इफेक्टिव हो सकती है, तो सोशल पॉलिसी क्वेश्चंस सोशियोलॉजिस्ट जो है उसको आंसर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वुड लो बर्थ रेट एंड स्मॉल फैमिली नॉर्म इट इंक्रीज मैरिटल हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी है ना, लो बर्थ रेट एंड स्मॉल फैमिली नॉर्म, ये सोशल पॉलिसी है। ये सोशल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि क्या ये मैरिटल हैप्पीनेस में कोई इम्पैक्ट डाल रहा है पॉजिटिवली। तो इस क्वेश्चंस को जो कि सोशल पॉलिसी से रिलेटेड हो, तो वो क्या है, सोशियोलॉजिस्ट उसको एज अ पॉलिसी कंसल्टेंट उसको आंसर करते हैं। फिर उसके बाद है एज अ टेक्नीशियन जो कि अप्लाई साइंटिस्ट होते हैं, जो कि उसको अप्लाई करते हैं जो नॉलेज उन्होंने गेन किया। दिस सोशियोलॉजिस्ट आर एंगेज इन प्लानिंग and conducting community action program. They do advise on public relation, employee relation, problems of the intergroup relation within an organization. Often the sociologists are specialized in social psychology, industrial sociology, urban rural or the sociology of the complex organizations. अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें इंटरग्रुप रिलेशनशिप, मुख्तलिफ ग्रुप्स उसमें काम करते हैं, उनका आपस में इंट्रैक्शन इफेक्ट है, तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सोशियोलॉजिस्ट। क्लिनिकल, जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं ना एज अ टेक्नीशियन, मतलब एज अ अप्लाई साइंटिस्ट, तो उसके लिए जो नया टर्म रिसेंटली यूज होता है वो टेक्नीशियन पहले यूज होता था, अब होता है क्लिनिकल सोशियोलॉजी। मतलब कि उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, वो क्लिनिकल सोशियोलॉजी है। रिसेंटली द टर्म क्लिनिकल सोशियोलॉजी हैज अपीयर्ड टू डिस्क्राइब द वर्क ऑफ सोशियोलॉजिस्ट एज अ टेक्नीशियन। दिस इज अ न्यू टर्म फॉर व्हाट सोशियोलॉजिस्ट हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब एज अ टेक्नीशियन अगर आप नहीं लिखते तो आप क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट भी लिख सकते हैं उसको।
फिर उसके बाद है सोशल वर्कर। सोशियोलॉजिस्ट जो है वो एज ए सोशल वर्कर भी काम कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोशल इश्यूज को एनालाइज कर सकते हैं और उसके लिए एक रास्ता ढूंढ सकते हैं कि उसको रिजॉल्व करें। जरूरी नहीं कि वो सोशल वर्कर खुद ही उस इशू को रिजॉल्व करे, वो उसको किसी कम्युनिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिफर कर सकता है कि आप उनके पास जाए तो वो आपको रिसोर्सेज जो है वो अलॉट कर सकते हैं। Social worker refers issues to appropriate community agencies to ensure the allotment of resources to individuals and families in need. तो एज ए सोशल वर्कर भी सोशोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। फिर है जर्नलिज्म। जो सोशियोलॉजी है वो आपको मुख्तलिफ स्किल्स देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्किल देता है राइटिंग की, ऑब्जर्विंग मास एटीट्यूड, ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। सोशियोलॉजी का काम ही इंट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो अगर आप में ये सारे स्किल्स आपने सोशियोलॉजी से हासिल किए तो आपको जर्नलिज्म में भी आप जो है काम कर सकते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म के लिए यही स्किल्स चाहिए जो हम यूजुअली सोशियोलॉजी से सीखते हैं। सो journalism is an ideal option for candidate with a flair of writing and a good grasp of observing mass attitude analysis of the social issue skill which an individual get from the study of sociology। ठीक है। फिर है रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग। रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग क्या होता है, अगर एक बंदा है उसने कोई क्राइम किया है, वो अपनी ज़िंदगी में मिसलीड हुआ है, ठीक है, तो आपका सोशियोलॉजिस्ट का काम होता है उसको रिहेबिलिटेट करना, उसको वापस ट्रैक पे लाना। अगर एक बंदे ने क्राइम किया है, उसकी पेनल्टी हुई थी, उसने वो सज़ा पूरी की, अब दोबारा उसको लाइफ की तरफ लाना वो सोशियोलॉजिस्ट का काम है एज अ रिहेबिलिटेशन काउंसलर। तो या उसमें भी आप हेल्प कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसलर यूज योर काउंसलिंग टेक्निक्स भी हम सोशियोलॉजी में सीखते हैं। टू गाइड यूथ हु हैव बीन मिसलीड इनटू मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ, हु हैव कमिटेड अ क्राइम एंड हैव कंप्लीटेड देयर penitence and those who have been abused or traumatized by life events। अगर एक बंदा जो है अपनी लाइफ में कोई सोशल एक्सपीरियंस उसका हुआ है जिससे वो ट्रॉमा में है, आप उसको वापस ट्रैक पे लाते हैं थ्रू रिहेबिलिटेशन और काउंसलिंग टेक्निक्स विच वी स्टडी सोशियोलॉजी। फिर उसके बाद है फैमिली काउंसलिंग। वो रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग था जो कि जर्नल था, मतलब किसी भी क्राइम से, क्रिमिनल भी हो सकता है, आप कोई बंदा जो वो डिप्रेशन में है उसकी भी कर सकते हैं, लेकिन फैमिली काउंसलिंग में आप काउंसलिंग करते हैं स्पेशली फैमिली से रिलेटेड इश्यूज में। जब आप काउंसलिंग करते हैं फैमिली काउंसलिंग कहलाती है। सोशियोलॉजिस्ट आर adept counselors and that's why their experience can be utilized in family counseling. Family counselors use their observation and critical thinking to assess different marital issues and provide guidance in mitigation। ठीक है। मिटिगेशन में कोई मिटिगेशन कहते हैं एग्रीमेंट जब होता है दो पार्टीज के दरमियान, तो उसमें कोई गाइडेंस आप दे सकते हैं एज ए फैमिली काउंसलर। HR स्पेशलिस्ट बन सकते हैं सोशियोलॉजिस्ट, क्योंकि डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन सोसाइटी इनके साथ इंटरेक्ट करता है एवरीडे लाइफ में, क्योंकि इनका काम ही सोशल इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करना है। तो जो आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इंटरेक्ट करते हैं आपको आइडिया हो जाता है लोगों का। तो जब जॉब इंटरव्यू होता है, एक कैंडिडेट सेलेक्ट करना होता है कि ये कैंडिडेट इस जॉब के लिए फिट है कि नहीं, तो आप उस बंदे के साथ इंटरेक्शन करके आप इस चीज़ को आप सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, ऐसे सिलेक्शन में। A part of being a sociologist includes interacting with a large number of people every day. This is the foundation of being an HR specialist who analyzes job roles, decides if a candidate is suitable for a particular job, interview the candidate to arrive at a decision। ठीक है। तो आप जो जॉब सिलेक्शन में, इंटरव्यूज में जब उनकी सिलेक्शन होती है कैंडिडेट्स की, तो आप उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। मीडिया प्लानर, जो मीडिया प्लानर है आप उनके लिए एक प्लान बीइंग अ मीडिया प्लानर आप एक प्लान बना सकते हैं। प्लान किस चीज़ के मुतालिक एडवर्टाइजमेंट होनी है तो आप उसके मुताबिक बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि लोग एक चीज़ को किस तरह परसीव करें, क्योंकि आपने पीपल को स्टडी किया है, तो आपको पता होगा कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये लोगों पे क्या इफेक्ट डालेगा, उनको अट्रैक्ट करेगा या नहीं। So media planner job entails figuring out a plan to advertise for a product or service for a client. This requires a good grasp of mass psychology and sociologists are taught exactly that। आपको लोगों की साइकी भी समझ में आती हो और आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ी, सोसाइटी का भी अंडरस्टैंडिंग हो। टॉप कंपनीज रिक्वायर एक्सपर्ट्स टू क्रिएट मार्केट सर्वेज, एनालाइज डेटा एंड हेल्प मार्केटर्स क्रिएट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। ठीक है, तो ये सारा हो गया स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन। आखिर में इन नोट पढ़ ले, इसमें कहा गया है दैट इट इज कंक्लूडेड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ नॉलेज इज ड्यू टू इट्स वेरियस ब्रांचेस एंड देयर सब्जेक्ट मैटर। जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ नॉलेज हमने पढ़ा वो हमने किस बेस पे पढ़ा, स्पेशलाइज्ड फील्ड्स की वजह से, जिसकी वजह से आप नॉलेज गेन करते हैं थ्रू स्पेशलाइज्ड फील्ड्स।
लेकिन जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन हमने पढ़ा, वो हमने स्किल्स के बेस पे पढ़ा कि अगर आपके पास वर्बल स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, तो आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आपके पास रिसर्चर स्किल है तो आप एज अ रिसर्चर काम कर सकते हैं। तो हम ये जो प्रोफेशंस आपको दिए जाते हैं, ये सोशियोलॉजी में आपको जो स्किल्स प्रोवाइड होते हैं उन स्किल्स के बेस पे मिलते हैं। तो स्कोप इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन इज ड्यू टू स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी दिस फील्ड प्रोवाइड। ठीक है, ओके, देन उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी या यूटिलिटी ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब आप सोशियोलॉजी को कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादातर इस टाइटल से भी क्वेश्चन आता है दैट व्हाई स्टडी सोशियोलॉजी, तो ये भी इंपॉर्टेंस में ही आता है। ठीक है, सोशियोलॉजी हैज़ प्रूव इट्स यूटिलिटी इन मेनी वेज। जैसे क्या काम होता है सोशियोलॉजी का, ये देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। आपका सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंस पहले यह है कि वो सोसाइटी में किसी भी सोशल प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ पे है, और वो प्रॉब्लम लेस सिवियर है, मोर सिवियर है, वो आप बता सकते हैं। वो सोशियोलॉजी की वजह से सोसाइटी में आइडेंटिफाई होता है। हाउ टू लोकेट द प्रॉब्लम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशियोलॉजिस्ट। As sociologists study society from various aspects at various levels, so they bring attention of the people towards that problem, and they also differentiate between the more or less severe problem. ये मोर और लेस सिवियर के बारे में बताता है क्योंकि सोसाइटी में तो बहुत से सोशल इश्यूज है, कौन से सोशल इशू पे ज़्यादा फोकस डालना है, कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा सिवियर है, वो हमें सोशियोलॉजी से पता चलता है। और दूसरी बात ये कि हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जो हम एवरीडे लाइफ में इग्नोर करते हैं। सोशियोलॉजी उस माइनर से, चूंकि सोशियोलॉजी जो वो माइक्रो से मैक्रो लेवल स्टडी है, ठीक है, मुख्तलिफ लेवल्स की स्टडी है, तो हम सोशल प्रॉब्लम्स को हर लेवल पे उसको लोकेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है साइंटिफिक स्टडी। पहले आपने लोकेट किया सोशल प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है, डायग्नोस किया, फिर उसकी साइंटिफिक स्टडी की। सोशियोलॉजी स्टडी द प्रॉब्लम साइंटिफिकली एंड मेक द सॉल्यूशन पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द सोशियोलॉजिकल रिसर्च या sociological knowledge. Sociologists often began the research process by asking question. साइंटिफिक वे में क्या करते हैं, क्वेश्चंस रेस करते हैं डेट हाउ एंड व्हाई दिस थिंग्स हैपन, एंड जब क्वेश्चन बन जाए तो उसके बाद क्या करते हैं, इन डेप्थ प्रोसेस करते हैं, उसके आंसर करते हैं। तो इसमें डिफरेंट रिसर्च मेथड यूज होते हैं डिपेंड अपॉन द सोशल प्रॉब्लम कि कौन किस किस्म का प्रॉब्लम आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले लोकेट किया फिर उसकी साइंटिफिक स्टडी की। साइंटिफिक स्टडी पहले लोकेट किया फिर साइंटिफिक स्टडी की, अब उसका सोल्यूशन दिया। सोल्यूशन देते हैं कॉज एंड इफेक्ट टूल से। कॉज एंड इफेक्ट टूल क्या होता है कि एक वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट एक वेरिएबल ने दूसरे वेरिएबल को इंड्यूस किया, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, cause and effect is the relationship between two things when one thing makes something else happen. अगर मैं कहूँ if we eat too much food and do not exercise we gain weight, मैं ज़्यादा खाती हूँ और मैं एक्सरसाइज नहीं करती तो मैं वेट गेन करूँगी। तो वेट गेन क्या है, इफेक्ट है, और कॉज क्या है, आप खाना खा रहे हैं लेकिन आप साथ में एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये कॉज है जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है। तो जो ईटिंग फूड है वो बाय सेल्फ तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेट डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है फूड तो आप जितना भी खा रहे, लेकिन फूड खाने से अगर आपके वेट पे इफेक्ट पड़ रहा है तो सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सोल्यूशन जब प्रॉब्लम का निकालते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट में लगाते हैं। मतलब वो जो ईटिंग फूड बिहेवियर है या एक्सरसाइज या फिर गेनिंग वेट, इन तीनों को आइसोलेशन में स्टडी नहीं करते, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं कि एक प्रॉब्लम की वजह से दूसरा प्रॉब्लम काज हो रहा है, काज ये है, इफेक्ट ये हो रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट में उस चीज को स्टडी करके उसकी सोल्यूशन ड्रॉ करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, रिकंस्ट्रक्शन इस नेम इंडिकेट मतलब आप इम्प्रूव करते हैं, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म इज अ फिलोसफी दैट emphasizes the addressing of the social problem and a quest to create a better society and worldwide democracy. ये एक कॉन्सेप्ट है एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म जो है ये इसमें क्या करते हैं कि आप सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, आप उसको जो है डिस्कस करें और फिर उसके बेटर सोल्यूशन दें ताकि सोसाइटी बेटर हो और डेमोक्रेसी आए। मतलब सिंपल वर्ड में कि आप पॉजिटिव सोशल रिफॉर्म लाएं।
Today, every society is engaged in economic as well as political reconstruction, and it is a continuous process. ये चलता रहता है. This continuous process is impossible without social reconstruction. Therefore, we can say that sociology help in the political and economic reconstruction. Reconstruction तो society में है, लेकिन किस चीज़ से रिलेटेड? Political reconstruction भी हो सकती है, economic reconstruction भी हो सकती है. तो ये सारी हमारी society से related है. तो society की reconstruction sociology study करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि political reconstruction, economic reconstruction, this all depends on the study of sociology, क्योंकि sociology जो है वो क्या है, एज अ होल स्टडी है. तो अगर सोसाइटी में रिकंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा तो आप उसके इंस्टीट्यूशंस में रिकंस्ट्रक्शन नहीं ला सकते. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म, for example, reconstructionist educators focus on a curriculum that highlights social reform as the aim of education. अगर curriculum education का curriculum वो इस तरह डिज़ाइन हो जाए कि जो है आप स्टूडेंट्स को social reformers बनाएं ताकि society improve हो, तो ये reconstruction of society के लिए एक step हो सकता है sociology में. ठीक है. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी से क्या होता है? सोशल रिफॉर्म आता है सोसाइटी में. सोशियोलॉजी कैन बी अ वे टू इम्प्रूव सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ सोशल रिफॉर्म. जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर women इन द वर्क प्लेस. ठीक है. इम्प्रूव ट्रीटमेंट फॉर इंडिविजुअल विद मेंटल डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिसेबिलिटीज. इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी एंड अकोमोडेशन फॉर पीपल विद फिजिकल हैंडीकैप. राइट ऑफ नेटिव पॉपुलेशन टू प्रिजर्व देयर लैंड एंड कल्चर एंड द प्रिजन सिस्टम रिफॉर्म्स. सोसाइटी में कहीं भी आप रिफॉर्म्स लाते हैं आप तो सोशियोलॉजी लाते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी ही इन चीज़ों को स्टडी करता है. अगर आप प्रिजन फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन है, अगर आप इसकी रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं वर्क प्लेस में, तो आप क्या करते हैं? आप पहले उसको स्टडी करेंगे सोसाइटी को डिफरेंट एस्पेक्ट से, और वो स्टडी कौन करेगा? वो सोशियोलॉजिस्ट करेगा. तो अगर वो स्टडी ही ना हो तो रिफॉर्म्स तो नहीं ला सकते ना. तो सोसाइटी में जो भी रिफॉर्म लानी है वो थ्रू सोशियोलॉजी लानी है. उस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस यही है कि वो सोसाइटी में रिफॉर्म लाता है. ठीक है. सोशल रिफॉर्म की एक हिस्टोरिक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह जो है सोसाइटी में अगर मतलब प्रैक्टिकली कोई रिफॉर्म आया है किसी सोसाइटी में थ्रू सोशियोलॉजी. तो इस एक एग्जांपल, कैनेथ एंड मैमी क्लार्क, ये कपल थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे. ठीक है. लेकिन इनका जो एक कंट्रीब्यूशन था सोशियोलॉजी में था, जो कि डॉल एक्सपेरिमेंट था. इन्होंने एक डॉल एक्सपेरिमेंट किया. डॉल एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने एक डॉल लिया जो कि क्या था, ब्राउन कलर स्किन थी उसकी. ठीक है. और साथ में ब्लैक हेयर्स थे. और दूसरी डॉल ली जिसकी वाइट स्किन थी एंड ब्राउन हेयर्स थे. ठीक है. दो डॉल्स लिए. एक डॉल जो थी उसका ब्राउन कलर था, मतलब डार्क कलर था, और उसके जो है ब्लैक हेयर्स थे, जिस तरह एशियन पीपल है फॉर एग्जांपल, या ब्लैक पीपल आप ले सकते हैं. और जो सेकेंड डॉल ली तो उसको क्या किया, वो वाइट स्किन डॉल थी और उसके ब्राउन हेयर्स थे. उसने डॉल एक्सपेरिमेंट किया और उसने क्या किया कि 5 इयर्स के बच्चों को लिया. यूएस में ये एक्सपेरिमेंट हुआ 5 इयर्स के बच्चों को, और उनको वो डॉल्स दिखाए और उनसे पूछा कि आप बताएं कि विच डॉल इज गुड, विच डॉल इज बैड. तो हर मेजॉरिटी जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि वाइट डॉल इज गुड एंड ब्राउन डॉल इज बैड. फिर उनसे क्वेश्चन किया कि विद विच डॉल यू विल लाइक टू प्ले. तो सब ने, जो 5 इयर्स के बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हम जो है तो वाइट डॉल के साथ खेलेंगे बिकॉज शी इज गुड, और जो ब्राउन डॉल है वो चूंकि वो डार्क स्किन थी तो सब बच्चे कहते थे कि इट इज बैड डॉल, आई डोंट वांट टू प्ले विथ हर. तो यहाँ से जो कैनेथ एंड मैमी क्लार्क थी, उन्होंने इस चीज को स्टडी किया कि परसेप्शन क्या है ब्लैक पीपल की तरफ लोगों का. तो उसने यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ किया दैट बीइंग कलर इन अमेरिकन सोसाइटी इज द मार्क ऑफ इंफीरियर सोसाइटी, इज द मार्क ऑफ इंफीरियोरिटी. सही है, इंफीरियोरिटी है ये. उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि बीइंग अ कलर इन अमेरिकन सोसाइटी इज द मार्क ऑफ इंफीरियोरिटी, कि अगर अमेरिकन सोसाइटी में आप रह रहे हैं और आप डार्क कलर के हैं तो मतलब ये है कि ये आपका एक साइन है कि आप बैड हैं या आप इंफीरियर हैं. और ये उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये इसने क्यों किया था इन कपल ने, क्योंकि इससे पहले 1957 से पहले, ये एक्सपेरिमेंट हुआ 1957 में, इससे पहले क्या था, अमेरिका में रूल ये था कि जो वाइट स्टूडेंट्स थे एंड ब्लैक स्टूडेंट्स, इनके लिए अलग अलग स्कूल थे. ये एक स्कूल में नहीं पढ़ते थे. और जो यूएस कोर्ट था तो उन्होंने कहा था कि हम
सिग्रीगेशन कर रहे हैं, लेकिन जो स्कूल का स्टैंडर्ड होगा, जो ब्लैक पीपल के लिए स्टूडेंट्स के लिए स्कूल है और जो वाइट के लिए है, स्टैंडर्ड तो दोनों का सेम है, मतलब दोनों की क्वालिटी सेम होगी, लेकिन इन दोनों को हम सिग्रीगेट करेंगे। जब ये एक्सपेरिमेंट इसने किया, डॉल एक्सपेरिमेंट, तो इसको यूएस कोर्ट में पेश किया और वहां से पे जो उस वक्त के लॉज थे, 21 लॉज थे जो कि इस चीज को अलाउ कर रहे थे कि सिग्रीगेशन होनी चाहिए, उन लॉज को ओवरटर्न किया और तब से क्या हुआ, जो सिग्रीगेशन थी वो खत्म हो गई और उनके कंबाइंड स्कूल हुए ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि उसने कहा डॉल एक्सपेरिमेंट से, उसने यूएस कोर्ट में, कि जो आपकी सिग्रीगेशन पॉलिसी है वो बार जो ब्लैक पीपल है उनकी तरफ एक परसेप्शन डाल रही है दैट दे आर इंफीरियर बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक स्किन। और इवन कि उसने कहा कि जो 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनके जहन में भी ये परसेप्शन है, इट्स वेरी प्रोमिनेंट, कि 5 साल का बच्चा भी वो कह रहा है कि ब्लैक डॉल इज बैड, ठीक है, व्हाइट डॉल इज गुड। तो 5 साल के बच्चे के जहन में भी ये परसेप्शन है ब्लैक पीपल के बारे में। तो वहां से फिर वो लॉस ओवरटर्न हुए और तब से लेके अब तक जो ब्लैक एंड व्हाइट स्कूल सेग्रीगेशन था वो खत्म हो गया। तो एक क्या हुआ, सोसाइटी में एक सोशल रिफॉर्म आया, और ये सोशल रिफॉर्म सोशियोलॉजी की स्टडी के बगैर तो नहीं हो सकता था ना। उसने सोसाइटी को स्टडी किया, लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया कि वो इस चीज को किस तरह परसीव कर रहे हैं, और फिर उससे अमेरिका में एक रिफॉर्म है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, कैनेथ एंड मैमी क्लार्क, ठीक है। तो इनके मजीद कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आप पढ़ सकते हैं। इनकी ये कॉन्ट्रीब्यूशन थी सोशियोलॉजी में, इनकी बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो साइकोलॉजी में भी है। तो ये एक एग्जांपल है सोशल रिफॉर्म्स की। फिर उसके बाद है हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। सोशियोलॉजी कैसे डेमोक्रेसी की ग्रोथ में हेल्प करता है। सोशियोलॉजी हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग एंड डेवलपिंग सोसाइटी। सोसाइटी डेवलप होगी। Every society suffers from different serious problems, and such evils such as prejudice, selfishness, and such is important. There should be a scientific approach to this problem by sociologists. हर सोसाइटी में इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कल्चरल इश्यूज भी होते हैं, कुछ प्रेजुडिस भी होती है, एथनिक इश्यूज होते हैं। अगर ये इश्यूज सोशियोलॉजी स्टडी ना करे, इसकी साइंटिफिक अप्रोच ना करे, तो ये क्या होगा, डिफरेंट जो डेमोक्रेसी है वो इस इलाके की, उस सोसाइटी की स्ट्रेंथन नहीं होगी। फिर उसके बाद है सोशियोलॉजी ट्रांसफरेबल स्किल्स भी देता है। ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या होते हैं कि अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, आपके पास वो स्किल है, लेकिन आप दूसरी जॉब में चले गए, तो फिर वो जॉब आप दूसरे जॉब में भी यूज कर सकते हैं, विच गो अलॉन्ग विथ यू। वो मल्टीपल जॉब्स में वो स्किल्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मास कम्युनिकेशन है, सोशियोलॉजी के जॉब में भी आप कर सकते हैं, आप जर्नलिज्म है उसमें भी कर सकते हैं। राइटिंग स्किल है, एज अ रिसर्चर आप जॉब करें, आप उसमें भी कर सकते हैं। एज अ सोशियोलॉजिस्ट है, एज अ कॉन्टेंट राइटर है। ये जो मुख्तलिफ जो 2-3 स्किल्स ऐसे होते हैं जो कि हर चीज में आपको हेल्प करते हैं डिफरेंट जॉब्स में। तो ट्रांसफरेबल स्किल्स, सोशियोलॉजी आपको ऐसे स्किल्स देता है, एंड ऐसी स्किल्स की वजह से आप फिर मुख्तलिफ जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं। ट्रांसफरेबल स्किल्स देख लेते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल स्किल, या द स्किल यू हैव डेवलप्ड दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, लाइक गुड कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। एग्जाम्पल्स क्या है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल प्रॉब्लम एंड लार्ज ब्यूरोक्रेसीज, एबिलिटी टू डिवाइस एंड कैरी आउट रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे करना है, किसी भी रिसर्च या सर्वे को रीड कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, लोगों का बिहेवियर कैसे जानना है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देम, स्किल्स इन प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स कैसे बनाने हैं, कम्युनिकेट कैसे करना है कॉम्प्लेक्स आइडियाज को, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करनी है, मॉडर्न सोसाइटी के इश्यूज को कैसे एड्रेस करना है। ये सारे जो है स्किल्स सोशियोलॉजी में मिलते हैं, और यही इंपॉर्टेंस है सोशियोलॉजी के। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी जो है वो असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प देता है। असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब आप एलोकेट करें रिसोर्सेज को, डायग्नोस करें, ठीक है। टुडे प्लानिंग is important for progress and development. Planning ensures proper assessment of human resources and strategies to mobilize them. Planning is therefore required not only to have proper assessment of means and end, but also anticipation of results. जो असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज है ये हेल्प करता है मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजीज में, ताकि आप जो है उसको सोसाइटी को मोबिलाइज कर सकें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ इसको असेस ही करें कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, बल्कि आप जो है उसको इस तरह यूटिलाइज करें ताकि आपको एक प्रोडक्ट भी मिले। एंटिसिपेशन ऑफ रिजल्ट मतलब कोई पॉजिटिव आउटकम। हेल्प्स इन रिकॉन्सिलिएशन, सोशियोलॉजी जो है
रिकॉन्सिलिएशन में हेल्प देता है। सोसाइटी इज अवेयर ऑफ द सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी कैन ग्रो ओनली व्हेन द पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, कास्ट एंड क्लासेस, अंडरस्टैंड ईच अदर कल्चर, फैशन एंड कस्टम। अगर एक सोसाइटी में डिफरेंट किस्म के कल्चर्स के लोग रह रहे हैं तो सोशियोलॉजी जो है वो, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं सोसाइटी में तो वो एक दूसरे की कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वो अंडरस्टैंड करेंगे तभी तो वो एक दूसरे के जो कल्चर है उसको टॉलरेट करेंगे, उसके साथ रहेंगे, सोशल एडजस्टमेंट होगा लोगों में। This work of conciliation, mediation in society done by sociologists who provide data, observation, और अगर सोशियोलॉजी में कहीं क्लैश है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल क्लैश है, ठीक है, कल्चरल क्लैश है, तो वहां पे एक सोशियोलॉजी जो है वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करता है, डेटा देता है और स्टेटिस्टिकली इस बात को प्रूफ करता है कि मिथ क्या है एंड रियलिटी क्या है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस की कंपैरेटिव स्टडी भी सोशियोलॉजी की वजह से होती है। कंपैरेटिव सोशियोलॉजी इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ द सोशल प्रोसेस बिटवीन नेशन स्टेट और अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो पाकिस्तान के लिए अगर मैं कहती हूँ कि कैपिटलिज्म सिस्टम्स है या सोशलिज्म जो है, विच वन इज बेटर, तो सोशियोलॉजिस्ट को भी स्टडी करते हैं। इसके टू मेन अप्रोचेज होते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिमिलरिटीज भी देख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, आप वेरिएंसेस भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो कल्चर्स के दरमियान है तो आप सिमिलरिटीज भी स्टडी कर सकते हैं एंड वेरिएंसेस भी। सोशियोलॉजी दोनों स्टडी करता है। सोशियोलॉजी डू कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट सिचुएशन विद इन सोसाइटी एंड स्टडी विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट और एफिशिएंट। सिमिलरिटी, डिफरेंसेस एंड विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट, ये भी स्टडी कर सकता है। पहला था कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन, अब है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोसाइटीज। इंस्टीट्यूशंस को भी स्टडी कर सकते हैं, लाइक जिस तरह हमने इसमें कहा कि कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोसाइटीज, अगर comparative research methods have long been used in cross-cultural studies to identify, analyze and explain similarities and differences across societies. Society में क्या differences and similarities हैं? Sociologists do comparative study of different culture with their civilization for the sake of development, और इनका मकसद होता है ताकि सोसाइटी मजीद डेवलप हो, प्रोग्रेस हो, उसमें ग्रोथ आ जाए। डिफरेंट कल्चर्स को वो स्टडी करते हैं ताकि कि हमारे सोसाइटी में क्या हो, कल्चरल प्लुरलिज्म हो। कल्चरल प्लुरलिज्म कहते हैं जब एक सोसाइटी में बहुत से कल्चर जो है वो बहुत से कल्चर्स हो, उसको कहते हैं कल्चरल प्लुरलिज्म, ठीक है। So we can say that sociology helps in the comparative study of societies of the world. Different nations of the societies, different nations की different societies हैं, उनकी comparative study भी sociology उसमें help दे सकता है, वहाँ पर भी आप sociology को utilize कर सकते हैं। तो ये सारा था importance of sociology। आखिर में हम conclusion देख लेते हैं 4 sentences में, जो each है हमने उसको एक एक sentence में define किया है। Scope of sociology क्या था? Subject matter of sociology ब्रीफली अगर मैं कंक्लूड करूं तो वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज क्या था, ड्यू टू स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ नॉलेज हम गेन करते हैं थ्रू स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन इज ड्यू टू कैरियर्स अपॉर्चुनिटीज इज प्रोवाइडेड टू इट्स क्वालिफायर्स। क्या क्या कैरियर्स देते हैं वो इसका स्कोप है इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन। और वो कैरियर्स किस बेस पे देते हैं, स्किल्स के बेस पे, जो आपने सोशियोलॉजी में सीखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इज ड्यू टू स्किल्स इट प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंस आती है कि सोशियोलॉजी को यूटिलाइज आप कैसे करते हैं, आपको वो चीज़ क्या क्या स्किल्स दे सकती है। जैसे हमने कहा ट्रांसफरेबल स्किल्स है, ठीक है, आप एसेस कर सकते हैं रिसोर्सेज को, आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं सोसाइटी की, तो ये सारे इसकी इंपॉर्टेंस में आता है, ठीक है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि और मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगी। कोई भी एम्बिग्यूटी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल सो यू विल गेट द लेटेस्ट लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।